हाँ भाई, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने जो है वो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। सेकंड चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका एक पोर्शन हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बहुत अच्छे से हमने सीख लिया है। अब हम हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। कैपेसिटेंस जो वर्ड है या कैपेसिटर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसके बारे में जो है वो हम बातें करेंगे। कैपेसिटर जो है वो क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। इन जनरल अगर हम जो है वो किसी भी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो उस बॉडी पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो ऐसे केस में उस बॉडी पर चार्ज स्टोर हो जाता है। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे मैं बॉडी पर चार्ज बढ़ाने लगूंगा वैसे वैसे उस बॉडी के अक्रॉस या बॉडी की सरफेस पर पोटेंशियल भी बढ़ने लगेगा। और जब पोटेंशियल बढ़ने लगेगा तो उस बॉडी के नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की सर्टेन वैल्यू आएगी जिसके ऊपर जो है वो चार्ज का डिस्चार्ज या चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट होगा। जिस पॉइंट पर चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट होता है वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग द चार्ज एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए कैपेसिटर कैन गिव या कैन हैव। एक जो कैपेसिटर है वो कितना मैक्सिमम चार्ज रख सकता है ये उसकी कैपेसिटी है। थ्योरेटिकली वी कैन डिफाइन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी conductor, but practically we give only a certain amount of charge. It is because of dielectric strength of air. देखो बेटा, जैसे ही हम एक कंडक्टर को चार्ज देंगे और चार्ज जैसे ही उसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो है वो जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा और पोटेंशियल बढ़ेगा तो नियर बाई पॉइंट्स पर जो है वो नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा। अगर बेटा एक जो है वो बॉडी है उसके सरफेस के नियर बाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस सरफेस के नियर बाई पॉइंट्स पर अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल लिखा जाता है क्या? पोटेंशियल हमारे पास लिखा जाता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टिंग बॉडी के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बना रहता है? सेम बना रहता है। अगर ये कंडक्टर है और इस केस में पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम है तो डेफिनेटली सिग्मा इंटू आर का प्रोडक्ट सेम होगा। और सिग्मा इंटू आर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसे केस में जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कम होगा, या यूं बोलूं कि जो सिग्मा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ऐसे केस में अगर कर्वेचर की रेडियस बहुत कम है तो सिग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जहाँ शार्प कॉर्नर्स बन रहे हैं, जहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, अगर उन पॉइंट का कंपेयर करें तो यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करे गए हैं। पॉइंट बी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है और पॉइंट ए पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एज कंपेयर टू बी क्या है? ज़्यादा है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कम होगी। और अगर सिग्मा कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू ए वो भी कम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू बी वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अब अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट होगा। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर चार्ज लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है वो हम चार्ज जैसे ही हम इस बॉडी को चार्ज देंगे तो वो ही उतना ही चार्ज यहाँ से लीकेज कर जाएगा। मतलब बॉडी को फर्दर चार्ज नहीं किया जा सकता या बॉडी को हम फर्दर चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई भी एक जो कंडक्टर है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ऐसे केस में जब हम सिग्मा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 26.5 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी जो है वो किसी भी एक कंडक्टिंग सरफेस पर नहीं हो सकती इन केस ऑफ एयर। जब कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी को हमने एयर में प्लेस किया है तो ऐसे केस में मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी जो पॉसिबल है वो है 26.5 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उसकी सरफेस पर अचीव नहीं की जा सकती इन केस ऑफ एयर।
तो ये बात हमें अच्छे से समझ आ चुकी है कि एक बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं या एक बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सरफेस पर पोटेंशियल बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है सरफेस के नियर बाई, और सरफेस के नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है तो मीडियम जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक हम पहुंच जाते हैं। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर पहुंच जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वियर बाय एनी मीडियम के इक्वल होती है। अब हम लोग बोलते हैं कि जब ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल बढ़ जाएगा या इक्वल हो जाएगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अब एक छोटा सा वर्ड और आता है बेटा, कैपेसिटेंस। किसे कहते हैं कैपेसिटेंस? देखो बेटा, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत यूजफुल है और इसी से हम लोग आगे के जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। बिल्कुल, कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटी, या मैं यूँ कहूँ कि किसी भी कंडक्टर की या किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी का मेजरमेंट है। और इसका मेजरमेंट हम करते कैसे हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर और कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। वैसे तो हम लोग हर एक प्रकार की बॉडी के अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, मतलब इंसुलेटर में भी चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, कंडक्टर में भी किया जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर फर्दर वापस से चार्ज हमें नहीं देगा। इंसुलेटर से चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इंसुलेटर से अगर चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है तो हमारे काम का जो एक बॉडी है या जो सब्सटेंस है जिसको हम चार्ज करें और उससे चार्ज वापस ले लें, उसको चार्ज दें और उससे चार्ज वापस ले सकें, तो वो कंडक्टर है। तो हम हमेशा और हमेशा चार्ज को स्टोर करने के लिए कंडक्टर को यूज करते हैं या कंडक्टिंग बॉडीज को यूज करते हैं। तो इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर और कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ओहो, कैपेसिटेंस ही क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? C देना पड़ेगा। V वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस राइज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? CV देना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर CV। और यही हम लोगों ने देखा है कि कैपेसिटर की केस में फॉर्मूला बनता है CV बराबर Q, जहाँ पर C जो है वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और V जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, Q उस कैपेसिटर के द्वारा स्टोर्ड चार्ज है। तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल अप्रोच से हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोर्ड चार्ज Q बराबर लिखा जाएगा C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर एंड Q इज द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर। और यहाँ कैपेसिटेंस जो है इसको मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं ये भी बोलूँगा कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग स्टोर्ड चार्ज जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है, उसको हम C लिख देते हैं। तो एक ही बात है। दूसरा, यहाँ इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो फैराड होती है। और इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज को जब हम लिखते हैं तो चार्ज बराबर हमारे पास लिखा जाता है क्या? चार्ज बराबर लिखा जाता है I इंटू टी। और अगर हम पोटेंशियल के लिए लिखना चाहें तो पोटेंशियल V बराबर होता है W डिवाइड बाई Q। तो V की जगह मैंने W बाई Q रखा, तो जैसे ही आप यहाँ W रखेंगे ऊपर Q स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर तो डायमेंशन आ जाएगी AT स्क्वायर, नीचे W की डायमेंशन यानी ML2T-2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो बेटा, जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल जो है वो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस से या V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा जाता है, तो ऐसे केस में वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली रिटन एज QV। और जब हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से W बराबर Q इंटू V, तो यहाँ से V की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है W बाई Q। मतलब मैं पोटेंशियल को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। अब देखो, कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस कुछ छोटी छोटी जो क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? शेप पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एक बॉडी स्पेरिकल है तो उसकी कैपेसिटेंस अलग होगी, अगर उस बॉडी का साइज बदल दिया जाएगा तो भी कैपेसिटेंस अलग होगी, और अगर मीडियम बदल दिया जाएगा तो भी कैपेसिटेंस अलग होगी। तो कैपेसिटेंस जो होती है वो शेप, साइज और मीडियम इन सब पर डिपेंड करती है। आगे जाके चैप्टर में हम इन सब के बारे में बात करेंगे 1 on 1। अब मैं बात करता हूँ
कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर की। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, जब भी आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो तो C बराबर लिखा जाता है चार्ज स्टोर टू प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट वोल्ट। अगर किसी भी बॉडी पर हमने एक चार्ज दिया और उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट से जनरेट हुआ, तो ऐसे केस में वही बनेगा कैपेसिटेंस C। अब देखो बेटा, हमारे पास एक स्पेरिकल बॉडी है, उसको हमने चार्ज दिया, जैसे उसको चार्ज दिया तो उस पर चार्ज कितना आ गया, Q आ गया, रेडियस कितना है, R है, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पर पोटेंशियल लिखा जाता है KQ डिवाइड बाई कैपिटल R, बिल्कुल। और अगर हम जो है वो यहाँ से लिखना चाहें Q बाई V, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा R डिवाइड बाई K बराबर Q अपॉन V, बिल्कुल। और R डिवाइड बाई K जो होगा वही क्या बनेगा हमारे लिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। तो स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया R अपॉन K, और 1/K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/K को अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस C बराबर बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और ये हमारे पास C का फॉर्मूला निकल के आ गया। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि थ्योरेटिकली अगर मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को पुट कर दूं, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ तो पता है ना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अगर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, 4 पाई की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, तो थ्योरेटिकली जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो 711 माइक्रोफेराड है। बट प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व करा जाता है तो ये देखा जाता है कि अर्थ का कैपेसिटेंस, अर्थ का पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा पोटेंशियल कितना बना रहता है, 0 ही बना रहता है। तो ऐसे केस में अर्थ के लिए अगर हम कैपेसिटेंस लिखते हैं तो प्रैक्टिकली अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत लार्ज है, इन्फानाइटली लार्ज है। बट थ्योरेटिकली अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 711 माइक्रोफेराड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला सीख लिया है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटर इज सिंपली रिटन एज Q डिवाइड बाई V, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अगर स्पेयर की रेडियस बढ़ाई जाएगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, और अगर दो अलग अलग रेडियस के हमें क्या दे दे, दो अलग अलग रेडियस के स्पेयर दे दे, तो उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो उनकी रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। तो चलिए आगे एक और छोटा सा पॉइंट पर बात करें कि अगर हमारे पास दो अलग अलग सेल को एक साथ कंबाइन कर दिया, ये एक स्पेरिकल सेल था जहां पर यहाँ ये एक आउटर स्पेरिकल सेल हमें रिप्रेजेंट करा गया है, और यहाँ ये एक इनर जो है वो स्पेरिकल सेल रिप्रेजेंट करा गया है। अगर दो स्पेरिकल सेल को हम एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिकली प्लेस कर देते हैं और आउटर जो स्पेरिकल सेल है उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, आउटर की अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, और ऐसे केस में इनर को हम जब चार्ज क्यू देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, इनर को जैसे ही आप चार्ज देंगे तो एक आउटर पर कोई चार्ज इंड्यूस होगा, और कितना होगा, क्यू प्राइम। अब आउटर पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, आउटर पर अगर हम चार्ज देखेंगे बेटा तो ऐसे केस में आउटर जो है उस पर टोटल पोटेंशियल, आउटर सरफेस पर टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको तो अर्थिंग करा गया है। अच्छा, आउटर पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किस किस के कारण, या आउटर पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किस किस के कारण होगा, इनर वाले के कारण भी होगा और खुद के कारण भी होगा। इनर वाले के कारण लिखूंगा तो कितना बनेगा, के क्यू डिवाइड बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कितना बन जाएगी बेटा, बी के इक्वल बन जाएगी। और खुद के कारण देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, के क्यू प्राइम डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये सेल्फ खुद के कारण है, आउटर सरफेस के कारण है, ये इनर सरफेस के कारण है, और दोनों को ऐड करा और इक्वल टू 0 पुट करा तो हमें मिला कि जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कितना इंड्यूस हुआ है, माइनस क्यू प्राइम इंड्यूस हुआ है। अच्छा, इनसाइड जो सरफेस है या इनसाइड जो कंडक्टिंग लेयर है उस पर अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो इनसाइड पर इसके कारण भी होगा और खुद के कारण भी होगा। इनसाइड पर खुद के कारण कितना आया, ये तो आया ड्यू टू सेल्फ, और ये किसके कारण आया, ड्यू टू आउटर। इस सेल्फ के कारण कितना बनेगा, सेल्फ के कारण खुद की सरफेस पर होता है के क्यू बाई आर, दैट इज के क्यू बाई ए। और आउटर के कारण कितना बनेगा, आउटर के लिए तो ये पॉइंट इनसाइड है और इनसाइड पॉइंट पर तो उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, तो के क्यू बाई बी और माइनस के क्यू बाई बी आएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ या टोटल पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस इज के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है बेटा के क्यू इंटू
बी माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू बी, और क्यू को भी आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं या क्यू को भी आप 1/4πε0 रख देते हैं, तो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट बनता है। अब देखो बेटा, ये दोनों जो सरफेसेज हैं, इन दोनों सरफेस में आउटर सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस है 0, इनर सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस है वी इन। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब कैपेसिटेंस सी लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा Q डिवाइड बाई डेल्टा वी, और डेल्टा वी जो बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वो बनेगा वी इन माइनस 0। तो एक्चुअल में वो वी इन के इक्वल आएगा, और जैसे ही वो वी इन के इक्वल आएगा और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के लिए एक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो वास्तव में जब हम दो स्पेरिकल सेल को कॉन्सेंट्रिकली प्लेस करते हैं और आउटर सरफेस जो है उसे अर्थिंग कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बनता है या इस सिस्टम के लिए जो कैपेसिटेंस डिफाइन होता है वो होता है 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगले केस में देखो हम क्या करने वाले हैं, इस बार हमने इनर सरफेस को ग्राउंड कर दिया कि व्हेन इनर स्पेयर इज ग्राउंडेड। अगर सेम कॉम्बिनेशन है, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल्स हैं और अंदर वाली जो सरफेस है उसको ग्राउंड कर दिया, मतलब अंदर वाले का पोटेंशियल कितना बना दिया 0, बाहर वाले को चार्ज दिया कितना Q, तो अंदर वाले पर चार्ज इंड्यूस हुआ कितना Q प्राइम। तो ऐसे केस में इनसाइड का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, एक तो खुद के कारण होगा और एक किसके कारण होगा, एक जो है वो आउटर के कारण भी होगा। खुद के कारण कितना होगा के क्यू प्राइम बाई ए, और आउटर के कारण कितना होगा के क्यू बाई बी, क्योंकि आउटर के लिए ये इनर पॉइंट है। और इसको टोटल इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो हमारे पास क्यू प्राइम की वैल्यू निकल के आएगी कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस क्यू ए बाई बी बराबर आ गया क्यू प्राइम। इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हमने इनर सरफेस को जो है वो अर्थिंग कर दिया, तो इसका पोटेंशियल तो 0 है। आउटर सरफेस का पोटेंशियल लिखो। आउटर सरफेस का पोटेंशियल किस किस के कारण होगा, इनर के कारण भी होगा और खुद के कारण या आउटर के कारण भी होगा। तो ड्यू टू इनर सरफेस जो है वो हमारे पास कितना आएगा के क्यू प्राइम डिवाइड बाई बी। इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो तो इंड्यूस्ड चार्ज है और वो माइनस ऑफ क्यू इंटू ए बाई बी है। उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी के क्यू प्राइम बाई बी। और आउटर के कारण कितना होगा, उस पर चार्ज है क्यू, उसकी रेडियस है बी, तो के क्यू बाई आर यानी के क्यू बाई बी। तो ये तो आ गया ड्यू टू आउटर सरफेस, ये आ गया ड्यू टू इनर सरफेस। और जब नेट पोटेंशियल लिखा आउटर सरफेस पर तो टोटल आउटर पोटेंशियल आ गया कितना के क्यू डिवाइड बाई बी इंटू 1 माइनस ए बाई बी। जब सारी वैल्यू आप पुट कर देते हैं, क्यू प्राइम की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको सोल्व करते हैं तो आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। इनर सरफेस पर पोटेंशियल कितना है 0, तो दोनों के बीच में डिफरेंस किसके इक्वल होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो वी आउटर के इक्वल होगा। और जैसे ही बेटा हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस यू इज ऑलवेज रिटन एज क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी। इस सिस्टम के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C इंटू 4πε0 बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। दूसरे केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो बना था बेटा 4πε0 ए बी अपॉन ए बी माइनस ए। वहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो a इंटू बी का आया था, यहाँ केवल b स्क्वायर का आया है। तो जब इनर को करते हैं तो ऐसे केस में जो है वो आउटर रेडियस का स्क्वायर आ जाता है ऊपर, और जब आउटर रेडियस को हम या आउटर स्पेयर को जब हम क्या करते हैं, आउटर स्पेयर को जब हम लोग अर्थिंग करते हैं या आउटर स्पेयर को जब हम अर्थिंग करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो उसमें ऊपर की तरफ जो टर्म आती है वो a इंटू बी आ जाती है। तो चलिए इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। आप इन चीज़ों को समझते हुए नोट करते हुए रहे या नोट करते हुए चलें। अब इसके बाद जो है वो बेटा एक छोटी सी चीज़ और हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जब हम इस स्पेयर को चार्ज कर रहे थे, जब हम इस पर चार्ज की सप्लाई कर रहे थे, इसको चार्ज कर रहे थे, तो ऐसे केस में हमें वर्क डन भी करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक चार्ज को लाकर हम इसके ऊपर प्लेस कर रहे थे। चार्ज को लाकर अगर इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ऐसे केस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क डन करना क्यों पड़ेगा? देखो बेटा, जब आप जो है वो एक छोटा सा चार्ज यहाँ क्यू लेके आ जाएंगे तो ऐसे केस में दूसरा चार्ज और डी क्यू चार्ज लाने के लिए ये चार्ज एक रिपल्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये चार्ज अगर एक रिपल्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा तो ऐसे केस में
पक्का एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली रिटन एज Q इंटू डेल्टा वी। तो इन्फानाइट से हम एक चार्ज को लेके आ रहे थे, इन्फानाइट से लेके आ रहे थे, तो उसका इनिशियल पोटेंशियल कितना था? 0। कहाँ रख रहे हैं? कंडक्टर की सरफेस पर। कंडक्टर की सरफेस पर रख रहे हैं, तो कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल क्या बनेगा? V फाइनल। कितना बनेगा बेटा? मान लिया जाए इस पर जो है वो स्मॉल q चार्ज था, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो लिखा जाएगा कितना? अगर पोटेंशियल V को हम c की टर्म्स में लिखेंगे तो V फाइनल जो है वो c की टर्म्स में कितना आएगा? अपने पास इसकी सरफेस पर पोटेंशियल V बराबर आएगा Q डिवाइड बाई C, ये बनेगा। ये फाइनल पोटेंशियल आ गया। ये हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल है। अब एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है dq, तो डेफिनेटली हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा dq इंटू डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा वी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फाइनल को v एज्यूम करा, सारी वैल्यू पुट करी, तो dw की वैल्यू आ गई v इंटू डी क्यू। वी की जगह q बाई सी रखा, और जैसे ही v की जगह आपने q बाई सी रखा तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपके पास w बराबर q बाई सी डी क्यू फ्रॉम Q1 टू Q2। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आता है। यहाँ से q का इंटीग्रेशन करेंगे q डी क्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये q स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास w बराबर आ जाएगा कितना? Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। और मैं अगर यहाँ से जो है वो Q1 और Q2 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो Q1 बराबर आएगा C1V, Q1 बराबर होगा C इंटू V1 और Q2 बराबर होगा C इंटू V2। हमारे पास ये अलग अलग पोटेंशियल के टर्म्स में फॉर्मूले आ गए Q1 और Q2 के। अब अगर हम यहाँ से Q1 और Q2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन इन टर्म्स ऑफ V1 V2 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर फ्रॉम V1 टू V2 इज सिंपली रिटन एज C बाई 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इफ अगर हमारे पास इफ V1 इज 0, मतलब मैं अगर एक कंडक्टर को 0 से V पोटेंशियल तक लेके जाता हूं तो ऐसे केस में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा हाफ CV स्क्वायर, और दूसरे तरीके से लिखूं तो हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ इंटू Q इंटू V, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला बोलते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज सिंपली हाफ CV स्क्वायर एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज हाफ Q स्क्वायर बाय C एंड हाफ इंटू Q इंटू V। तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज़ों में हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा और हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगी। तो हम लोग बोलते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ये कह रहा है कि जब हम एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक्सटर्नल एजेंट की फॉर्म में वर्क करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर विल बी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर विच इज चार्ज बाई V पोटेंशियल इज गिवन बाय W एक्सटर्नल दैट इज हाफ CV स्क्वायर। तो जब भी आप किसी भी एक कैपेसिटर को या किसी एक कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो उस कंडक्टर पर जो ये स्टोर्ड या उस कंडक्टर के इनसाइड जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लिखी जाएगी हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाय C और हाफ इंटू QV। आपकी मर्जी है, आप जिससे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्पेयर इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर एंड C की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर दें तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? C की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर ए स्पेरिकल बॉडी, और स्पेरिकल बॉडी के लिए अपने पास ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंडक्टर को जब हम जो है वो क्या करेंगे, कंडक्टर को जब हम
चार्ज करेंगे तो उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड भी हो सकती है, स्टोर्ड एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। मतलब कंडक्टर जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रेजेंट नहीं होता, केवल और केवल आउटसाइड द सरफेस प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां प्रोड्यूस हुआ है? आउटसाइड द सरफेस और एट द सरफेस। हम लोग बोलते हैं नॉट इनसाइड द सरफेस, नॉट इनसाइड द सरफेस। हमेशा और हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस और एट द सरफेस प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा, छोटी छोटी बातें हमने कर ली है स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमने बहुत बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसे लिखते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ता है, और कितनी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर होती है। एक्सटर्नल जो फोर्स है या एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क करा वही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में अगर स्टोर हुआ, तो वास्तव में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन करते हैं, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन करने की जरूरत क्या पड़ी। अगर बेटा हमारे पास ये कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इस पर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, 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 इसके नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर तक बहुत जल्दी रीच कर जाएगा। और अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर तक बहुत जल्दी रीच कर जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज होने लगेगा, चार्ज यहाँ से लीकेज करने लगेगा, और चार्ज अगर यहाँ से लीकेज करने लगेगा तो क्या होगा? तो हम इसको फर्दर चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो हम चार्ज कर कैसे सकते हैं इसको, और कैसे चार्ज बढ़ा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए हम इसके पैरेलल में एक और प्लेट लगा देते हैं। अब क्या होगा? ये प्लेट जो है वो इस प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, इस प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करके चार्ज की अमाउंट को स्टोर करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इस प्लेट के नियर बाई इसके खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए हम दो पैरेलल प्लेट्स को यूज करते हैं, और उन दोनों पैरेलल प्लेट के कॉम्बिनेशन से हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं? एक प्लेट जो है उसको चार्ज देते हैं, दूसरी प्लेट पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और दोनों अगर मेटेलिक हैं तो ऐसे केस में इसको चार्ज क्यू दिया तो उधर वाले पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, एक पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। इससे क्या होगा? इससे हम ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। बिल्कुल। और ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे तो डेफिनेटली इस कैपेसिटर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो पॉजिटिव वाली प्लेट के कारण भी होगा और वो नेगेटिव वाली प्लेट के कारण भी होगा। तो इस कैपेसिटर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू पॉजिटिव भी है और ड्यू टू नेगेटिव भी है। एक छोटी सी बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे from the charge and electric field due to a negative charge is always towards the charge। अगर मैं नेगेटिव प्लेट के कारण देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवार्ड्स द प्लेट आएगा, और अगर मैं पॉजिटिव प्लेट के कारण देखूंगा तो अवे फ्रॉम द प्लेट आएगा। और ऐसे केस में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो दोनों का सम, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हमने बोला यहाँ हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा E/2 सिग्मा, और या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो अवे आया, इस डायरेक्शन में आया, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी इस डायरेक्शन में आया। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पहले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और दूसरे के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ई इनसाइड जो है वो कितना है? ई इनसाइड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ओहो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो ऐसे केस में इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए। सपोज दैट इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है d, तो ऐसे केस में हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े हैं कि E बराबर होता है V/d या डेल्टा V अपॉन डेल्टा R या डेल्टा d। इसी तरीके से लिखते हैं, और माइनस भी आता था साथ में। माइनस तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज V/d, और यहाँ पर d क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर बन गया V/d। और जब हमने इसको सोल्व करा, V/d बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर दी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सिग्मा इज सिंपली रिटन एज टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया या टोटल एरिया। जब हमने इसको सोल्व करा तो हमने बोला V/d बराबर आएगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो इक्वल टू Q/A इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, अब आपके पास Q/V यानी C की वैल्यू निकल के आएगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिंपली रिटन एज एप्सिलॉन नॉट A/d, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर एंड A is the cross section area of plate and D is the separation between the plate। तो ऐसे केस में हमारे पास कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला निकल के आ गया। दूसरा, इसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर एक छोटी सी चीज और ऑब्जर्व होती है कि ये जो दोनों प्लेट हैं, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील होगा। किसके कारण फील होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण फील होगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा तो देखो हमारे पास ये एक प्लेट थी जिस पर पॉजिटिव 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 चार्ज था। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस डायरेक्शन में, कितना मिला बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण मिला, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण इसे इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पर चार्ज कितना टोटल, Q है। क्या हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, हाँ, तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज सिंपली रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इनटू चार्ज ऑन अनदर प्लेट। हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट है उस पर तो फोर्स लगाता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है उस पर फोर्स लगाता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव वाली प्लेट है ये माइनस 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 माइनस, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पर हमेशा और हमेशा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगेगा। तो इधर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, और पहले वाले केस में फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। दूसरे वाले केस में किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है उसमें हम एक जो प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, दूसरी प्लेट का चार्ज लेते हैं। क्यों, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद पर फोर्स नहीं लगता। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण कभी भी पॉजिटिव वाली पर फोर्स नहीं लगेगा। पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण तो नेगेटिव वाली पर फोर्स लगेगा, और नेगेटिव वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव वाले पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इनटू चार्ज ऑफ अनदर प्लेट। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, Q/A। तो सिग्मा की जगह Q/A पुट करा तो क्या बन गया, Q/A, और एक Q पहले से था तो Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ पर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में ही रखता तो Q को क्या लिख सकता हूँ बेटा, Q को मैं सिग्मा इंटू A लिख सकता हूँ। जैसे ही आप इसको सिग्मा इंटू A लिखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा जहाँ फोर्स होता है ना वहाँ प्रेशर भी होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है तो प्रेशर हमेशा और हमेशा होता है फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, या जो एरिया हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बारे में बात करें तो उसका ये एरिया हमारे लिए यूजेबल है,
और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है। पूरा का पूरा एरिया प्लेट का जो है वो यूजेबल है, तो ऐसे केस में प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स अपॉन एरिया आएगी। तो सिंपल है, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई थी सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए से इसको डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई एरिया, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा नोट करते हुए अपने दिमाग में सेट करते हुए इन सब चीज़ों को चलेंगे आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हम एनर्जी डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं, एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। बेटा एक जो कैपेसिटर होता है उसके लिए स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है हाफ CV स्क्वायर। बिल्कुल, एनर्जी ये लिखी जाती है हाफ CV स्क्वायर। जब हमारे पास एनर्जी है तो एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी, एनर्जी डेंसिटी बिकम टोटल स्टोर्ड एनर्जी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ओहो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा ये जो प्लेट है इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इनका एरिया है A, और ये वाली जो प्लेट है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया भी है A। अब हम लोगों ने बोला ये दोनों जो प्लेट हैं इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है बेटा, D है। तो ऐसे केस में यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम हमेशा और हमेशा लिखा जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा A इंटू D, ये तो आ गया वॉल्यूम। बिल्कुल, और एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, C की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगा हाफ C कितना, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अच्छा V को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, E बाई E इंटू डी, क्योंकि हमारे पास V बाई डी होता है E के इक्वल, तो V की जगह हमने लिख दिया E इंटू डी और इसका स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, और यहाँ आ जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। सोल्व करूंगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी इंटू E स्क्वायर। ओहो, A इंटू डी को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, और जैसे वॉल्यूम लिख के इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड आपको एनर्जी डेंसिटी लिखनी हो, या कहीं पर किसी सर्टेन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उस रीजन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखनी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बेटा ये जो फॉर्मूला है वो आगे जाके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे वहां भी इसको दोबारा से देखेंगे कि किसी सर्टेन रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उस रीजन के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट है, तो ऐसे केस में एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए जी, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक और छोटे से पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ये कहता है कि इफ वन ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्लाइड पैरेलल टू अदर देन C डिक्रीजेज एज ओवरलैपिंग एरिया डिक्रीज। बिल्कुल, देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम ये जो प्लेट है इसको ऊपर ले जाने लगे या इस प्लेट को हम नीचे ले जाने लगे तो क्या होगा, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैप्ड एरिया है, ये रिड्यूस होने लगेगा, और ये रिड्यूस होने लगेगा तो कैपेसिटेंस भी रिड्यूस होने लगेगी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस जो लिखी जाती है वो केवल और केवल ये ओवरलैप्ड एरिया तक ही लिखी जाती है। तो कैपेसिटेंस C बराबर हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ पर जो A है वो हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया है। अगर दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट इस तरीके से है तो उनका कंप्लीट एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है, अगर इस तरीके से है तो उनका पार्शियल एरिया ओवरलैप्ड है, और अगर पार्शियल एरिया ओवरलैप्ड होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। फिर हमें बोलता है कि इफ बोथ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर टच विद ईच अदर, अगर दोनों को हमने टच करा दिया, दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो एकदम से पास रख दिया, दोनों को टच करा दिया, जैसे ही टच करा देंगे तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस C बराबर होता है क्या, Q बाई V, और V अगर जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर कोई भी दो प्लेट हैं, उन दोनों प्लेट्स को, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट है उनको अगर आप टच करा देते हैं तो ऐसे केस में वहाँ किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में प्रोड्यूस नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जो वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर आ जाएंगी, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर आ जाएंगी, और ऐसे केस में कैपेसिटेंस भी डिफाइन नहीं होगी। फिर देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
is as shown in figure. बिल्कुल non uniform of electric field at the boundaries of the plate is negligible if the distance between the plate is very small as compared to the length of plate. देखो बेटा, हमारे पास जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, ये वाली अपने पास एक प्लेट है, ये वाली एक प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो रीजन है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व करी गई, एक और चीज क्या ऑब्जर्व करी गई, ये देखा गया कि जो कॉर्नर्स हैं, आउटर पॉइंट्स हैं, वहां पर पोटेंशियल डिक्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बन गया है, वहां पर कर्ड लाइन आती है। देखो बेटा, अगर एक दूसरे के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई यहाँ पर यूनिफॉर्म है, और अगर मैं यूं कह दूं ये लाइन ऐसे हैं, इस तरीके से हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। कर्ड अगर लाइंस फॉर्म हो रही हैं तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और यही एज इफेक्ट कहलाता है। तो हम एक छोटी सी बात बोलते हैं, हम एक छोटा सा पॉइंट कहते हैं, हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि हमारे पास जो प्लेट के कॉर्नर्स हैं, एज कॉर्नर्स हैं, उन एज कॉर्नर्स पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर्वेचर की फॉर्म में आ जाता है। फिर इसके बाद देखो क्या कहता है, छोटे छोटे और पॉइंट्स की बातें करें तो ये कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डजंट डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड नेचर ऑफ मेटेलिक प्लेट। ऑब्वियसली कैपेसिटेंस सी का जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये प्लेट एरिया पर डिपेंड करती है, प्लेट सेपरेशन पर डिपेंड करती है, बीच में मीडियम पर डिपेंड करती है, बट कभी भी जो प्लेट है उसकी थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती कि पतला प्लेट है या मोटा प्लेट है। हमेशा और हमेशा जो है वो प्लेट के एरिया पर डिपेंड करेगी, प्लेट के बीच का या दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करेगी। फिर ये इसके बाद देखो क्या कहता है कि फोर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम और कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज को दोबारा से रिकॉल कर लें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितनी बनती है, वी बाई डी, यूनिफॉर्म रहती है। मैं दोबारा से जो है वो जो पॉइंट है उनको एक बार रिकॉल करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बना रहेगा। फोर्स बिटवीन टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर फोर्स लिखना है तो फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं एक का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे का चार्ज। एक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा आएगा और आधा आएगा तो ऐसे केस में हम इसको v बाई 2d लिख देंगे, तो q इंटू वी बाई 2d। इस तरीके से आप फोर्स का फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और फोर्स से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्लेट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं बेटा। इसके बाद जो है वो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर की अगर हम बात करें दोबारा से, तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है उस पर इनिशियल चार्ज 0 है और उस पर फाइनल चार्ज Q है और Q बराबर हमारे पास होगा CV, तो किसी इंस्टेंट पर उस पर चार्ज Q होगा। अभी अभी हमने बेटा इसका डेरिवेशन करा था, हमने बोला था कि अगर इनिशियल चार्ज 0 होगा तो ऐसे केस में एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना लिखा जाएगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C लिखा जाएगा या CV स्क्वायर बाई 2 लिखा जाएगा या QV बाई 2 लिखा जाएगा। अब बैटरी ने कितना वर्क करा होगा, देखो बेटा बैटरी यहाँ कंटिन्यूसली चार्ज को प्रोपोगेट करा रही है, चार्ज को ट्रांसफर करा रही है। अच्छा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को ट्रांसफर करा रही है, V से। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय द बैटरी इज सिंपली रिटन एज चार्ज ट्रांसफर बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका है, बैटरी का। ये चार्ज ट्रांसफर किसका है, बैटरी के थ्रू, या चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू जो चार्ज ट्रांसफर हुआ और इनटू बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे वो चार्ज ट्रांसफर हुआ, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वर्क डन बाय बैटरी मिलता है। वर्क डन बाय बैटरी कितना मिल गया, Q इंटू वी। Q को क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी, तो ये CV स्क्वायर हो गया। कब, जब इनिशियल पोटेंशियल कितना था, 0 था। तो ऐसे केस में वर्क डन बाय बैटरी जो है वो CV स्क्वायर बनेगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C बनेगा। अदरवाइज वर्क डन बाय द बैटरी जब हम लिखेंगे तो हमेशा और हमेशा लिखेंगे Q ट्रांसफर इनटू डेल्टा V। हमेशा और हमेशा वर्क डन जो है वो क्या लिखा जाता है, वर्क डन बाय बैटरी इज, वर्क डन बाय द बैटरी इज सिंपली रिटन एज चार्ज ट्रांसफर बाय द बैटरी बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब बैटरी जो वर्क करती है वो दो जगह यूटिलाइज होता है, एक तो
जो कैपेसिटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। दूसरा, चार्ज का बेटा कहीं भी फ्लो होगा तो ऐसे केस में करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो हीट की टर्म्स में जो है वो लॉस होगा। तो यहाँ पर हीट की टर्म्स में लॉस भी हुआ है। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज सिंपली रिटन एज इंटरनल एनर्जी या राइज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट। बैटरी ने कितना वर्क करा? बैटरी ने वर्क करा हाफ CV स्क्वायर, या बैटरी ने वर्क करा CV स्क्वायर, और उसमें से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हाफ CV स्क्वायर, प्लस जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हीट की टर्म्स में लिबरेट हुई होगी। तो हीट कितना लिबरेट हुआ? CV स्क्वायर बाई 2, या हाफ ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी के इक्वल हीट लिबरेट हुआ। अब ये छोटी छोटी बातें समझने के बाद, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर एक बार गौर करने के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की तरह दो तरीके का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो होते हैं उनका एक टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दूसरा, जो कनेक्शन पॉइंट है जहां पर दोनों के एक सिंगल एंड कनेक्टेड है, उस कनेक्शन पॉइंट पर कोई जंक्शन नहीं है। अब देखो, जंक्शन और कनेक्शन पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। इस पॉइंट पर अगर हमारे पास 3 वायर हैं, मोर देन 2 वायर हैं, तो ऐसे केस में ये जंक्शन बनेगा, और अगर किसी भी एक पॉइंट पर 2 ही वायर कनेक्टेड है तो ये कनेक्शन पॉइंट है। अब ये मस्ट है बेटा कि जब भी हमारे पास 2 कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्टेड हों और दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो एक कनेक्शन पॉइंट हो, जंक्शन ना हो। अगर जंक्शन हो गया तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर ये जंक्शन हो जाता है तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है, अगर यहाँ से आपने क्यू चार्ज भेजा तो उसका एक फ्रिक्शन इधर चला जाएगा, एक फ्रिक्शन इधर चला जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर आपने इधर से क्यू चार्ज भेजा तो आगे भी कितना ट्रांसफर होगा? क्यू होगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज आता है वो क्या रहता है? सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों के लिए कौन सेम? क्यू सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने एंड कनेक्टेड होते हैं? केवल सिंगल एंड कनेक्टेड होता है, और जहां जो कनेक्शन पॉइंट होता है, जहां पर वो कनेक्टेड होता है, वो जंक्शन भी नहीं होता। ऐसे केस में हमने बोला कि पहला जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V1। दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V2। अच्छा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? V1 प्लस V2। अगर मैं इसको C इक्विवेलेंट से लिखना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर यूज करते जिसकी कैपेसिटी C इक्विवेलेंट के इक्वल है, तो ऐसे केस में इस कैपेसिटर से भी वही चार्ज फ्लो करता जो पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्लो कर रहा था। मतलब पहले इधर Q चार्ज अगर फ्लो करा था तो अब भी Q चार्ज फ्लो करेगा। तो ऐसे केस में आपने लिखा V बराबर V1 प्लस V2, और C इक्विवेलेंट के लिए भी आपने लिख दिया क्या? C इक्विवेलेंट या V इक्विवेलेंट V के लिए आपने लिखा, ये V वैल्यू बनेगी किसके इक्वल? C इक्विवेलेंट डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट के इक्वल बनेगी। तो V नेट की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा? V की जगह तो आ जाएगा Q डिवाइड बाई C, और V1 की जगह आ जाएगा Q डिवाइड बाई C1, और इसकी जगह आ जाएगा Q डिवाइड बाई C2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कोई भी 2 कैपेसिटर अगर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐसे केस में उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो लिखी जाती है 1/C1 प्लस 1/C2, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं कह दूं इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, मैंने कहा इफ एन, अगर हमारे पास इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर are joined in series, then क्या होगा? देन C इक्विवेलेंट बिकम C बाई N। अगर हमारे पास N आइडेंटिकल कैपेसिटर जो हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट करा तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई N की इक्वल आएगी, और यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो स्मॉलर से भी स्मॉल होगी, मतलब C1 और C2 दोनों से स्मॉल होगी, और जो स्मॉलर है उसकी हाफ वैल्यू से ज़्यादा होगी। हमारे पास यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो स्मॉलर से भी स्मॉल होती है। इसके बाद बात आती है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों टर्मिनल, इसके भी दोनों टर्मिनल और इसके भी दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है और जो कनेक्शन पॉइंट है वो जंक्शन भी है, तो पक्का ये है
पैरेलल, जहां कनेक्शन पॉइंट दोनों के दोनों जंक्शन होते हैं वो होता है पैरेलल। और सीरीज में जो कनेक्शन पॉइंट होता है या कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो जंक्शन नहीं होता। इस केस में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा तो एक में चार्ज Q1 फ्लो करेगा और एक में चार्ज Q2 फ्लो करेगा। तो इधर से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q फ्लो करेगा। तो टोटल चार्ज Q बराबर लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2। अब देखो बेटा, टोटल चार्ज को अगर मैं C इक्वलेंट के टर्म्स में लिखूंगा तो C इक्वलेंट इंटू V बराबर C1 V1 या C1 V प्लस C2 V, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। तो C का वैल्यू आ गया C1 प्लस C2। ऑब्वियसली यहाँ पर जो C इक्वलेंट है वो ग्रेटर होगा C1 और C2 दोनों से, लार्जर से भी लार्ज होता है। दूसरा मैं कह दूं कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in parallel then C equivalent become N into C। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है N into C। तो कुछ छोटी छोटी बातें हमने सीखी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, उसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब हम ज्वाइन करते हैं दूसरे कैपेसिटर के साथ तो ऐसे केस में जो है वो किस किस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, कब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करते हैं, कब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करने जाते हैं तो शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात करने जाते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या है, हमने बेटा दो अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं, पहला जो कैपेसिटर था उसको हमने V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करा, दूसरा जो कैपेसिटर था उसको हमने V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करा। अब इनको चार्ज करने के बाद हमने दोनों को अलग अलग कंबाइन कर दिया। पहले हमने दोनों को अलग अलग सेपरेटली चार्ज करा, C1 को हमने V1 पोटेंशियल से और C2 को हमने V2 पोटेंशियल से चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद हमने इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया। और जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों जो है वो इस तरीके से, या इन दोनों के अंदर चार्ज की शेयरिंग इस तरीके से होगी कि दोनों के अंदर चार्ज फ्लो होगा और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होगा। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज का फ्लो होगा लो पोटेंशियल की ओर। और कब तक फ्लो होता रहेगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल अचीव ना हो जाए। तो जैसे ही दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल अचीव हुआ तो चार्ज रुक गया। अब इनिशियली इस पर जो चार्ज था वो कितना था बेटा, Q1 बराबर C1 V1, और इस पर चार्ज कितना था Q2 बराबर C2 V2, और इस पर नया चार्ज कितना आएगा Q1 प्राइम बराबर C1 इंटू V कॉमन, और इस पर चार्ज नया कितना आएगा Q2 प्राइम बराबर C2 इंटू V कॉमन। और हम लोग बोलेंगे यहाँ चार्ज जो है वो कंजर्व है, इनिशियल टोटल चार्ज और फाइनल टोटल चार्ज इनमें रीसफल हुआ है, चार्ज इनके अंदर शेयर हुआ है, ऊपर वाले से नीचे वाले में आ गया, नीचे वाले से ऊपर वाले में चला गया, लेकिन चार्ज बाहर नहीं गया। और अगर बाहर चार्ज नहीं गया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम अप्लाई कर सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम बोलते हैं इनिशियल टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 बराबर फाइनल टोटल चार्ज इज Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। और इनिशियल टोटल चार्ज की अगर बात करूं तो इनिशियल टोटल चार्ज है उन कैपेसिटर पर C1 V1 प्लस C2 V2, और फाइनल टोटल चार्ज है C1 V कॉमन प्लस C2 V कॉमन। जब यहां से आप कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इस प्रोसेस में हीट लॉस कितना हुआ होगा, इस प्रोसेस में बैटरी तो थी नहीं तो बैटरी का कोई वर्क डन नहीं था, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया, देखो बेटा ये जो अपने पास है वो क्या है, डिक्रीज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही वास्तव में किसके इक्वल बनेगा, वही हीट लॉस के इक्वल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब उसके बाद मैंने इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपली रिटन एज हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अचीव हो गया है। तो फाइनली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ये है,
इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ये है, इन दोनों में डिफरेंस या इनमें चेंज लूं तो वही हमें क्या मिलेगा, हीट लॉस की टर्म्स में मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब बेटा हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो हीट लॉस आता है वो आता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हीट लॉस की वैल्यू आ जाती है। जब आप ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी। तो इतना हीट लॉस होता है इन केस ऑफ चार्ज शेयरिंग, जब दो कैपेसिटर पहले से ही चार्ज करके, दो कैपेसिटर को हम प्री चार्ज यूज करते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उनमें चार्ज की रीसप्लिंग होगी, और चार्ज की रीसप्लिंग होगी तो डेफिनेटली वहां पर एक लॉस होगा हीट की फॉर्म में, और वो कितना होगा, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी माइनस फाइनल स्टोर्ड एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। इसके बाद देखो क्या आता है, अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था हमारे पास और उसके अंदर हमने अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से क्या इम्पैक्ट आएंगे, इस बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो the insulator in which the microscopic local displacement of charge take place in the presence of electric field are known as dielectric। एक डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज हल्का फुल्का डिस्प्लेस्ड हो सकता है, लोकल डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब चार्ज रीअरेंज हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही हम लोग जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ जाएंगे, प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर, मतलब एक ऐसा लोकल चार्ज का जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्चुअल में ये चार्ज इस इंसुलेटर से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस इंसुलेटर के अंदर ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा, लोकल डिस्प्लेस्ड होगा। अब देखो इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टर अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड डिपेंड ऑन इट्स नेचर। ये कहता है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, चार्ज को बाहर फ्लो नहीं होने देते। कब तक, जब तक हम इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सर्टेन वैल्यू तक ना ले जाएं। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो इनका लोकल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि चार्ज जो है वो इस इंसुलेटर से बाहर फ्लो करने लगेगा, और चार्ज जब इस इंसुलेटर से बाहर फ्लो करने लगेगा तो ऐसे केस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टर अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड डिपेंड ऑन इट्स नेचर। इफ द फील्ड एक्सीड दिस लिमिट value then dielectric strength, this limit is called dielectric strength, they lose their insulating property and being to conduct। सिंपल बात है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये लोकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा और चार्ज इससे बाहर फ्लो करने लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू आएगी या ई मैक्स की जो वैल्यू आएगी जिस पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने बढ़ा दी तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ये ई मैक्स ही जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। Unit of dielectric strength is volt per meter and dimension formula is similar as the electric field। अगर हम ये जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उस पर धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाने लगते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, और उसके बाद चार्ज जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक से बाहर की ओर मूव करने लगते हैं, और जब बाहर की ओर मूव करने लगते हैं तो ऐसे केस में ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू वही इसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। मेरे ख्याल से ये बातें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सेट हो गई होंगी। अब देखो बेटा, एक छोटा सा टर्म होता है पोलराइजेशन वेक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को, जब हमारे पास कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होगा, और लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ये कहता है कि पोलराइजेशन वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डिस्क्राइब
द एक्सटेंड describe the extent to which the molecule of dielectric become polarized by a electric field and get ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बिल्कुल ये कह रहा है कि पोलराइजेशन का मतलब इतना सा ही है कि जब हम किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक सिमिलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव इधर माइनस इधर, पॉजिटिव इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर। मतलब इस तरीके से चार्ज जो है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज हो जाएंगी, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी। और इस अरेंजमेंट के कारण यहाँ पर एक डायपोल फॉर्मेशन होगी, और डायपोल फॉर्मेशन होगी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ डायपोल कितने फॉर्म हो जाएंगी, इस n इंटू पी वेक्टर के इक्वल फॉर्म हो जाएंगी। यहाँ पर नेट पोलराइजेशन कितना हुआ होगा, या नेट पोलराइजेशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर इज सिंपली रिटन एज n इंटू p वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इज सिंपली रिटन एज द सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट। तो पोलराइजेशन वेक्टर के लिए हम लोग बोलते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर p इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक का नेट डायपोल मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो नेट डायपोल मोमेंट बनता है उसी को हम पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। यहां पर हमने बोला कि पोलराइजेशन वेक्टर इज सिंपली रिटन एज n into p, where n is the number of atom per unit volume of dielectric and p vector is the dipole moment of an atom or molecule। एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो p वेक्टर है, और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल हैं तो टोटल नेट डायपोल मोमेंट क्या बनेगा, n इंटू p बनेगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी की इंफॉर्मेशन भी देता है। कैसे हमने कह दिया p वेक्टर बराबर n इंटू p, इसको लिखेंगे तो q इंड्यूस इंटू d डिवाइड बाई d इंटू ए। यहाँ से हमारे पास ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो एक्चुअल में हमें क्या बताता है, पोलराइजेशन वेक्टर हमें a इंटू डी क्या है, वॉल्यूम है। और ये हमारे पास कितना है, एरिया है, ये क्या है, q इंड्यूस चार्ज है, d क्या है, दो जो अपने पास टोटल सेपरेशन है। तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो पोलराइजेशन वेक्टर की टर्म्स में भी लिखी जाती है। अब छोटी छोटी बातें हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को समझेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो ऐसे केस में जो है वो पार्टिकल्स इस तरीके से जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं, या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर चार्ज का लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है, और लोकल डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर एक डायपोल का फॉर्मेशन होता है, और डायपोल का फॉर्मेशन होता है तो पोलराइजेशन वेक्टर भी फॉर्म होगा। अब हम लोग जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, इन क्वांटिटीज पर क्या इंपैक्ट आएगा, इनकी बात हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वी नोट बाई डी लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आएगी, और वो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नोट या क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इंटू ए लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस कराया, डाइलेक्ट्रिक यहाँ लेके आए, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, और डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इधर देखूं तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, और डाइलेक्ट्रिक के कारण जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो जैसे ही हम डायपोल को इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ई माइनस या ई नोट माइनस ई इंड्यूस। ई इंड्यूस कैसे लिखूंगा, सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सोल्व करके देखूंगा तो हमारे पास वापस से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस क्यू इंड्यूस अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नोट। फिर हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में जो कैपेसिटेंस होती है वो तो क्यू अपॉन वी नोट लिखी जाती है, और अगर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस है तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस क्या होगी, क्यू माइनस क्यू इंड्यूस अपॉन वी होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जब हम डिफाइन करते हैं के, तो वो कैसे डिफाइन होती है, उसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगी, वो हमारे पास के जो है उसकी वैल्यू हम एप्सिलॉन आर की टर्म्स में लिखते हैं तो वो ई नोट अपॉन
ई के इक्वल आती है, वी नोट अपॉन वी के इक्वल आती है, वो सी अपॉन सी नोट के इक्वल आती है, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर आती है। के की जो वैल्यू है हम लोग देखते हैं तो बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है। ये सारे के सारे जो रिलेशन हमने लिखे हैं इंड्यूस चार्ज के लिए, इंड्यूस चार्ज हमारे पास देखो बेटा, जब हमने इंडक्शन पढ़ा था तो इंडक्शन में हमने पढ़ा था इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इंटू या माइनस ऑफ क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। माइनस क्या है? माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंड्यूस चार्ज जो होगा वो अपोजिट नेचर का होगा। हमने इस इंड्यूस चार्ज के फॉर्मूले को यूज करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करी और उस के की वैल्यू को यहाँ पुट करके ये सारे के सारे रिलेशन बिल्ड करे। और दूसरे तरीके से हम ये भी जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो लिखी जाती है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम परमिटिविटी। तो अपने पास एप्सिलॉन मीडियम बराबर आता है एप्सिलॉन नोट इनटू के, और एप्सिलॉन मीडियम या किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज सिंपली डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक अगर हम जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो नई कैपेसिटेंस आती है वो आती है के इंटू सी। बिल्कुल नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है? के इंटू सी हो जाती है। तो बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। चलो जी, अब इन सारे के सारे पॉइंट्स के साथ हम आगे और हमारी जो बातें हैं उनको गहराई से समझ लेते हैं। कहता है कि क्यू वी ई सी वी सेक्शन, मतलब हमारे पास जो चार्ज है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस और स्टोर्ड एनर्जी जो है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं। तो ये कहता है कि इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज टू सम पोटेंशियल एंड बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी को हमने क्या कर दिया बेटा? रिमूव कर दिया। अगर आपने बैटरी को रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर चार्ज जो है वो बैटरी से बाहर की ओर फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का फ्लो तो तभी होता है जब सर्किट कंप्लीट हो, और सर्किट अगर इनकम्प्लीट है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अगर बैटरी को रिमूव कर दिया तो क्यू की वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इफ बैटरी इज रिमूव देन क्यू रिमेन कांस्टेंट। नाउ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज। अगर हम क्यू बैटरी को रिमूव करके सेपरेशन बिटवीन द प्लेट को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो बेटा, कैपेसिटेंस सी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। जैसे ही मैं डी को क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस सी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अच्छा, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है। बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं होती तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। अच्छा, पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? क्यू बराबर लिखा जाता है सी इंटू वी। क्यू तो कांस्टेंट है तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के। वी डिक्रीज, सी डिक्रीज हुआ तो वी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स गेट इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास लिखी जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। देखो बेटा, इस फॉर्मूले से अगर देखें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा बदला? नहीं। क्या एप्सिलॉन नॉट बदला? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा। फिर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कैसे लिखी जाती है? चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी लिखी जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। और जैसे ही हमने सेपरेशन बढ़ाना स्टार्ट करा, कैपेसिटेंस घटने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी बढ़ने लगी। तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरे केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास बैटरी जो है उसको कनेक्टेड रखा, बैटरी को कनेक्टेड रखा कैपेसिटर के साथ, तो ऐसे केस में क्या होगा? डेफिनेटली कैपेसिटर के लिए सर्किट कंप्लीट होगा। और कैपेसिटर के लिए अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो चार्ज जो है वो मूव कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है। और चार्ज अगर फ्लो कर सकता है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में डेफिनेटली पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा बट चार्ज कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो इफ बैटरी इज कनेक्टेड देन द पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय द बैटरी, सो द पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। बैटरी जो है वो पोटेंशियल को मेंटेन कर लेगी। अगर बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन कर लेगी तो ऐसे केस में पोटेंशियल क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो पोटेंशियल तो V तो रहा सेम, V सेम है जी। अच्छा, सेपरेशन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। D को अगर बढ़ाएंगे तो C में क्या इंपैक्ट आएगा?
डिक्रीज करेगा। अच्छा, सी डिक्रीज कर रहा है, वी तो सेम है और क्यू प्रोपोर्शनल होगा सी के। सी डिक्रीज करा तो क्यू भी डिक्रीज करेगा, चार्ज ऑन प्लेट डिक्रीज होने लगेगा और पोटेंशियल जो है वो अक्रॉस द प्लेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकता हूं क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, जैसे ही हमने चार्ज को डिक्रीज करा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करने लगेगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है। अब यहाँ हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं। याद करो बेटा, हमने दो अलग अलग केसेस की बात करी। पहले केस में हमने बात करी थी कि जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी वी इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, देन द चार्ज अक्रॉस द बैटरी रिमेन सेम। व्हेन वी connect the battery and increase the separation between the plate, then the potential across the plate remain constant। अगर potential across the plate constant है तो ऐसे केस में V को constant रख के बातें करेंगे, और अगर चार्ज constant है, बैटरी को रिमूव कर दिया गया है तो चार्ज constant है, तो चार्ज को constant रख के हम सारी बातें करेंगे। और जब जो है वो बैटरी को कनेक्टेड रखा जाता है तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रख के सारी बातें करेंगे। अब स्टोर्ड एनर्जी की बात करूं तो स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। बिल्कुल, स्टोर्ड एनर्जी क्या रहेगी, हाफ सी वी स्क्वायर। ओहो, वी तो कह रहा सेम, सी डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी या स्टोर्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। और एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो एनर्जी डेंसिटी होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही सिग्मा डिक्रीज होगा तो ऐसे केस में एनर्जी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगला पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि एक कैपेसिटर इज चार्ज, दिस इंप्लाइज द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। मतलब एक जो है वो कैपेसिटर चार्ज्ड है, मतलब पहले से उसको चार्ज करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, उससे बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अपने पास जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की जो प्लेट है उनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना स्टार्ट करा। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे और बैटरी जो है वो नॉट कनेक्टेड है तो क्यू तो सेम ही रहेगा। बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो क्यू सेम होता है, क्यू हमेशा और हमेशा सेम होगा। और क्यू अगर सेम होगा तो ऐसे केस में क्या क्या बातें होंगी, सुनो जी। कैपेसिटी C जो है C प्राइम बराबर होगा K इंटू सी। नई जो कैपेसिटी आएगी वो पुरानी कैपेसिटी की K टाइम्स हो जाएगी, यानी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस अगर बढ़ जाएगी, चार्ज सेम रहेगा तो पोटेंशियल पर क्या इंपैक्ट आएगा, Q बराबर होता है CV, तो हम बोलेंगे C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। व्हेन C गेट राइज देन V गेट डिक्रीज्ड, तो पोटेंशियल गेट डिक्रीज बाई K टाइम्स ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस K टाइम्स से इंक्रीज हो गई है, तो पोटेंशियल K टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इस बार कौन सा आएगा, एप्सिलॉन मीडियम का आएगा, तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी 1/K टाइम्स हो गया है। एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा बेटा, तो एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी की बात करूं तो स्टोर्ड एनर्जी क्या लिखी जाती है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। और एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ही C जो है वो इंक्रीज करेगा तो U डिक्रीज कर जाएगी, 1/K टाइम्स हो जाएगी। और अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आएगा। सिग्मा की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बट मीडियम जो है वो अंदर का चेंज हो जाएगा, और जैसे मीडियम चेंज होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी भी 1/K टाइम्स हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट करा बैटरी को डिस्कनेक्ट करके। अब अगले केस में मैं बात करता हूं कि इफ बैटरी इज कनेक्टेड एंड वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ऐसे केस में क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो ऐसे केस में सर्किट कंप्लीट है, और सर्किट कंप्लीट है तो चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। और चार्ज अगर इजीली फ्लो कर सकता है तो ऐसे केस में चार्ज सेम नहीं रहेगा। सेम कौन रहेगा, हम लोगों ने बोला कि इफ बैटरी इज कनेक्टेड देन वी रिमेन कांस्टेंट, वी हमेशा कांस्टेंट होगा। और V अगर कांस्टेंट है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट करा तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो K इंटू सी हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो न्यू कैपेसिटेंस बिकम K इंटू सी, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। अब C अगर इंक्रीज हो रहा है,
तो Q भी इंक्रीज होगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल होगा C के, और जैसे ही C को इंक्रीज करेंगे तो Q भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग बोलते हैं चार्ज is also get increased by k times and capacitance is also increased by k times. If capacitance is increased then charge is also increased in case of battery connected. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है V डिवाइड बाई डी से B, और V सेम D सेम। क्या D बदला? नहीं, V नहीं बदला, D नहीं बदला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो एनर्जी की, या पहले एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होती है, और एनर्जी अगर हाफ सी वी स्क्वायर है, सी के टाइम हो गया, वी कांस्टेंट रहा है, तो एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। एनर्जी अगर के टाइम्स हुई है और वॉल्यूम सेम रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी भी जो है वो के टाइम्स हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बातें हैं। इसके बाद कहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास अभी हमने जो देखा था उसमें हमने कंप्लीटली इंसर्ट करा। अब इस बार मैं कंप्लीटली इंसर्ट ना करके क्या करूंगा? पार्शियली इंसर्ट करूंगा। अगर पार्शियली इंसर्ट करूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमारे पास थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो अगला में हम जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा कि इफ ए कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अगर एक कैपेसिटर को हमने जो है वो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक के साथ जो है वो फिल किया तो ऐसे केस में क्या होगा? सुनो जी, देखो बेटा, जब हम एक कैपेसिटर को पार्शियली फिल्ड कर देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ये जो सर्टेन रीजन है, ये सर्टेन रीजन है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट रह जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट बाई एप्सिलॉन आर हो जाता है। अब जब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाते हैं तो यहाँ इन डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा वो तो ई नोट वाला होगा। अच्छा, ये थिकनेस कितनी है? T है। T थिकनेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? एप्सिलॉन ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो T थिकनेस के लिए तो E अपॉन एप्सिलॉन आर वाला काम आएगा। और हमारे पास जो है वो दूसरी जो T थिकनेस है उसके लिए तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे वो E यूज करेंगे, और वो होगा अपने पास एप्सिलॉन नोट या E अपॉन एप्सिलॉन आर वाला होगा, और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें तो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन दोनों पोर्शन में जहां एयर प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पहले था, लेकिन जहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, 1/k टाइम्स हो गया है। तो ऐसे केस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बेटा कि जो एयर डिस्टेंस है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट, तो ई नोट के कारण लिखा, लेकिन जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई अलग था, तो ई इंटू टी लिखा और इसको सिंप्लीफाई करा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो नया कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है? वो नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास बनता है एप्सिलॉन नोट ए डिवाइड बाई डी इंटू 1 डी एप्सिलॉन नोट ए बाई डी माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, यही फॉर्मूला बनता है। तो अगर हम पार्शियली फिल कर देते हैं, पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि सर्टेन रीजन में एयर प्रेजेंट रह जाती है, सर्टेन रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाती है। जहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया, जहां पर एयर रह गया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया। जहां एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां हम एयर वाले को यूज करेंगे, जहां स्लैब वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां स्लैब वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे। फिर अगर हमारे पास जो है वो कंप्लीटली या एंटायर स्पेस जो है उसे हम किसी मीडियम से फिल कर देते हैं तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस है C वो तो सीधा ही लिखा जाता है क्या बेटा? K इंटू सी नोट और K इंटू एप्सिलॉन नोट A बाई डी, ऐसा लिखा जाता है। कंप्लीट फिल करने के केस में हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर पार्शियली फिल किया गया है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर ये कहता है कि अगर पार्शियली हमने कंडक्टिंग स्लैब से जो है वो इसको फिल कर दिया, कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर डाल दी, मतलब एक कंडक्टर की जो है वो स्लैब हमने इसके अंदर पुट कर दी, तो क्या होगा? कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसके कारण तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा ही नहीं, केवल यहाँ ई नोट है, यहाँ ई नोट है, और ये जो थिकनेस अगर टी है तो ये वाली थिकनेस कितनी बचेगी? ये वाला और ये वाला सेक्शन जो है इसकी टोटल डिस्टेंस बचेगी
डी माइनस टी, ये थिकनेस बचेगी। और ऐसे केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, यहाँ से हम जो वो पोटेंशियल लिखेंगे, और पोटेंशियल लिखने के बाद हम कैपेसिटेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसका फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी, बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटेलिक स्लैब इज ऑलवेज बिकम इन्फिनिटी। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने और अच्छे से कंप्लीट करा। इसके बाद देखो बेटा, कुछ छोटी छोटी बातें और हम समझते हैं। एक छोटा सा पॉइंट कि अगर हमारे पास कोई भी एक जो कैपेसिटर है उसको हमने पार्शियली जो है वो क्या करा, पार्शियली जो है वो फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है इससे हमने इसको पार्शियली फिल कर दिया। सपोज दैट द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी एंड टोटल सेपरेशन बिटवीन द जो प्लेट इज स्मॉल डी। ऐसे केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ओहो, वापस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो गया। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्लैब इज गेट डिक्रीजेज एंड बिकम 1/k एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। वापस एयर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज वाली प्लेट थी तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, हाई पोटेंशियल है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, और इसकी जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। याद करो बेटा, हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है माइनस ऑफ dv बाई डी आर। और अगर आपने नहीं सीखा है तो कृपया करके पहला जो सेक्शन है उस सेक्शन को देख लें, फर्स्ट पार्ट जो अपना है उसको देख लें, इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ लें। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहा, फिर स्लोप जो है वो वापस से 1/k टाइम्स हो गया। मतलब स्लोप जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, ऐसा हो गया, नेगेटिव में वैल्यू थोड़ी चेंज हुई। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो पोटेंशियल स्लो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी रीजन में ज़्यादा है तो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा या रैपिड डिक्रीज करेगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हो गया है तो स्लो पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, फिर वापस से जो है वो पोटेंशियल उसी रेट से डिक्रीज होने लगेगा जिस रेट से पहले हो रहा था। तो एक्चुअल में ये दोनों के दोनों जो ग्राफ है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, दैट इज negative of potential gradient, and potential gradient is also represent the slope of potential versus r curve। अब हम इसके बाद जो है वो कुछ छोटी छोटी बातें और करते हैं आरसी सर्किट के बारे में। अगर एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ कनेक्ट करके किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। देखो बेटा, जैसे ही हम एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को अटैच करेंगे किसी एक बैटरी के साथ, सपोज दैट ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इन दोनों को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल है V, कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस है C, रेजिस्टेंस जो है वो R है। इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बैटरी से चार्ज जाने लगेगा, चार्ज जाने लगेगा तो बैटरी वाले जो चार्ज है उसको बिल्कुल भी अपोज नहीं मिलने वाला है। चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ से चार्ज गया 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 और इस प्लेट पर पहुंचा। जैसे ही इस प्लेट पर चार्ज पहुंचेगा इस वाली पर माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ से क्यू चार्ज चल जाएगा। क्यू चार्ज यहाँ से जब निकलेगा तभी तो यहाँ माइनस क्यू जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चार्ज यहाँ से चला जाएगा तभी तो डेफिशिएंसी आएगी, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे केस में क्यू चार्ज इस तरीके से फ्लो कर गया। मतलब इनिशियली जब ये प्लेट अनचार्ज थी तो बहुत आसानी से चार्ज इस पर पहुंच गया और इजीली चार्ज का फ्लो हो गया। तो ऐसे केस में कैपेसिटर ने कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करा, तो एट t इक्वल टू 0 द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज 0। इनिशियली जो कैपेसिटर है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। मतलब हम इस जो कैपेसिटर को है वो एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा एट t इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो अपन बातें हमें समझ आने लगेंगी। अगर बेटा हम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बात करते हैं, स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा और इधर हमने एक बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया।
इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट करा। यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया और स्विच लगाने के बाद इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम इसको इधर से कनेक्ट करेंगे, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है, इस पर अब चार्ज आ चुका है, ये फुली चार्ज हो चुका है। अब अगर इधर से कोई Q चार्ज जाएगा तो उस Q चार्ज को ये रिपल करेगा और अब रिपल्शन मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम रिपल्शन अगर मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे F रिपल्शन जो है वो क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, resistance offered by the capacitor, resistance offered by the capacitor is become maximum after a long time, or at steady state, in this situation कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या आफ्टर स्टेडी स्टेट। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा, ये इस पर जो चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे चार्ज को अपने पास नहीं आने देगा, वो रिपल करेगा, और वो रिपल करेगा तो ऐसे केस में इसके द्वारा ऑफर्ड रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। अब देखो बेटा, हमने बात करी कि एक आरसी सर्किट के अंदर जब हम जो है वो बैटरी को कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो इनिशियली क्या सिचुएशन बनती है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या सिचुएशन बनती है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो है वो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करने लगता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट एंड इनिशियली कैपेसिटर बिहेव लाइक ए वायर। तो इनिशियली कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, वो एक वायर की तरह बिहेव करता है, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ये बातें हमें अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो चुकी हैं। अब अगर हम किसी जनरल टाइम t पर बात करना चाहें तो क्या हुआ होगा, चलो जी जनरल टाइम पर बात करते हैं। जनरल टाइम पर बात करने के लिए मैंने बोला कि किसी इंस्टेंट t पर एट एनी टाइम t द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम Vc एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस बिकम Vr। नाउ द Vc प्लस Vr बिकम टोटल पोटेंशियल V। क्यों? क्योंकि सम पोटेंशियल difference get on the capacitor and some potential difference of battery get on the resistance। अगर थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पर आ गया और थोड़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस पर आ गया, तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल जो है वो 2 पार्ट्स में बट गया, थोड़ा सा कैपेसिटर को मिला, थोड़ा सा रेजिस्टेंस को मिला। तो कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी टाइम t पर अगर इस पर चार्ज q था, एट एनी टाइम t, मैंने एज्यूम कर लिया कि कैपेसिटर पर चार्ज q था, तो ऐसे केस में कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, q/c प्लस i इंटू आर। उस टाइम पे करंट फ्लो कर रही थी i, तो ऐसे केस में जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, i इंटू आर, और बराबर आ जाएगा v। जब आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप कहेंगे एट t इक्वल टू 0 q इज 0, t इक्वल टू 0 पर q 0 है तो vc 0 है, vc 0 है तो ऐसे केस में vr बराबर v है। करंट कितना फ्लो करता है, v/r। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो कैपेसिटर है उस पर मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, मैक्सिमम चार्ज आ जाता है तो ऐसे केस में किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता तो vr की वैल्यू 0 आ जाती है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम c इंटू v। ये क्या है अपने पास, मैक्सिमम करंट है। कब फ्लो करती है, जब रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कैपेसिटर क्या हो, लीस्ट हो। और ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर है, कब अचीव होता है, जब करंट थ्रू द कैपेसिटर, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस क्या हो जाए, लीस्ट हो जाए। अगर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस लीस्ट हो गया है तो कंप्लीटली पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज गेन बाय द
कैपेसिटर कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी को गेन कर लेगा, और अगर कैपेसिटर कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी को गेन कर लेगा तो ऐसे केस में उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो क्या लिखा जाएगा, C इंटू वी लिखा जाएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा, बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है उस स्टेट में हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू तो बन गई Q/C, ये बन गया IR, इसको लिख दिया। I को हम लोग लिख सकते हैं बेटा dQ/dt, इसको लिखा, सोल्व करा, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास किसी जनरल टाइम t पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी एक कैपेसिटर पर, जो कितनी बनेगी, Q बराबर आएगा CV इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा। तो एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो उस कैपेसिटर के लिए जो चार्ज, जब हम एक कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उस कैपेसिटर पर किसी टाइम t पर जो चार्ज जनरेट होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। CV क्या है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैक्सिमम चार्ज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा बिकम टाइम कांस्टेंट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू RC। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या आता है, लेमडा का ऑर्डर आता है मिली सेकेंड। इन जनरल लेमडा की वैल्यू मिली सेकेंड्स में मिलती है। अब किसी टाइम t पर हमें क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। कैसे कैलकुलेट करा, बेसिक हमने जो है वो छोटा सा पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करा और उसे सिंप्लीफाई करा और सोल्व कर दिया। टाइम कांस्टेंट भी मिल गया चार्ज भी मिल गया। अगर किसी भी सब्सटेंस पर हमें किसी टाइम t पर चार्ज पता हो, या किसी भी टाइम t पर हमें कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज पता है, तो ऐसे केस में उससे फ्लो होने वाली करंट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज करंट I इज सिंपली रिटन एज dQ/dt। आपको क्या करना है, एक बार चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो चार्ज को जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास करंट की वैल्यू I बराबर आ जाता है क्या बेटा, V/R इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, करंट I की। करंट I की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आई। ये V/R जो है वो मैक्सिमम करंट है, इसको हम बोल सकते हैं I बराबर I नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द टाइम कांस्टेंट। लैम्डा यहाँ पर क्या बनेगा, टाइम कांस्टेंट बनेगा। तो बड़ा बेसिक है, बड़ा सिंपल है। इसके बाद आती है बात हाफ पीरियड की। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिफाइन होती है। क्या टर्मिनोलॉजी डिफाइन होती है, देखना सुनना। हाफ लाइफ या हाफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि इट इज द टाइम इन विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कैपेसिटर के लिए वो चार्ज या वो टाइम जब उस पर चार्ज मैक्सिमम का हाफ आ जाता है, वही क्या कहलाती है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इन दिस टाइम द एनर्जी स्टोर या इन द कैपेसिटर बिकम 1/4 या 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एनर्जी स्टोर जो होती है ना बेटा, एनर्जी E बराबर लिखा जाता है क्या, Q² डिवाइड बाई 2C। तो चार्ज अगर आधा हुआ तो एनर्जी क्या होगी, 1/4 होगी। और इस T हाफ की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए कैपेसिटर इज सिंपली रिटन एज 0.693 और इंटू लेमडा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.7 लेमडा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो है वो 0.7 इंटू लेमडा के इक्वल हाफ लाइफ पीरियड आता है। कैसे इसको सोल्व करा, बहुत आसान है। किसी टाइम t पर हमने चार्ज लिखा था, इन केस ऑफ चार्जिंग कितना बना था, Q नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। तो यह आया था e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। जब हम बोल रहे हैं कि वो टाइम बताओ जब चार्ज मैक्सिमम का आधा हो गया है, तो इसको Q नोट बाई 2 ले लिया, यह आ गया Q नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ जाती है, और हाफ टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती है टी हाफ इज इक्वल टू लिखा जाता है बेटा 0.7 इंटू लैम्डा। टी हाफ जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 0.7 इंटू लैम्डा के इक्वल होता है। तो टी हाफ होता क्या है, टी हाफ वो टाइम पीरियड है जब चार्ज जो है वो मैक्सिमम का क्या हो जाए, आधा हो जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टाइम देखते हैं, मीन लाइफ पीरियड। आपको कई बार जो है वो इस तरीके की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ती है कि मीन लाइफ पीरियड क्या होगा। मीन लाइफ पीरियड वैसे तो बेटा जो है वो हर एक चार्ज के लिए एवरेज लाइफ है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा हमारे दिमाग में सेट करने के लिए लेके चलें तो मीन लाइफ इज द टाइम एट विच या इन विच चार्ज चेंज बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना था, Q इनिशियल 0 था, तो Q फाइनल कितना हो जाएगा, 63% ऑफ Q मैक्स हो जाएगा।
मतलब चार्ज के अंदर, मतलब क्या है, मतलब चार्ज के अंदर कितना हमारे पास जो है वो क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू फाइनल हो जाएगा अपने पास 63% ऑफ क्यू मैक्स हो जाएगा। मतलब चार्ज के अंदर चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ, 63% का प्रोड्यूस हुआ। तो 63% जब चार्ज में चेंज प्रोड्यूस होता है, देखो बेटा यहाँ चेंज वर्ड क्यों बोला है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि जब डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे चार्ज गेट रिड्यूस्ड बाई 63%। अगर इस केस में हम बात करें तो इस केस में चार्ज गेट इंक्रीज बाई 63% वैल्यू या 63%, या चार्ज बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे केस में जो मीन टाइम पीरियड है, वो मीन टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम इन विच द चार्ज चेंज बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड टी एवरेज और टी मैन इज इक्वल टू लेमडा। जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर टी की जगह हम लेमडा पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। फाइनल चार्ज जो बनेगा कैपेसिटर पर वो कितना हो जाएगा, 0.63 क्यू नोट हो जाएगा। यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, 63%। चेंज ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुआ है। और करंट की बात करते हैं तो इनिशियली करंट जो होता है एट टी इक्वल टू 0, करंट क्या होता है बेटा, करंट आई जो है वो मैक्सिमम होता है। आफ्टर टाइम एट टी इक्वल टू लेमडा, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो है उससे चेंज होके 63% रिड्यूस हो जाएगा। और 63% रिड्यूस हो जाएगा तो रह कितना जाएगा, 73% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रह जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि करंट जो है वो करंट जो है वो 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रिमेनिंग रह गया है। मतलब करंट डिके कितना हुआ है, करंट डिक्रीज हुआ है, डिके हुआ है। और कितना डिके हुआ है, करंट 63% से डिके हुआ है। इसलिए हमने बोला कि हमारे पास जो एवरेज टाइम पीरियड होता है या मीन टाइम पीरियड होता है, उस मीन टाइम पीरियड पर जो चेंज है वो 63% का प्रोड्यूस होगा। मतलब क्वांटिटी गेट आइदर राइज्ड और गेट डिक्रीज बाय 63%। ओके, चलो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने पड़े किस किस के लिए, Q वर्सेस T या I वर्सेस T, तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q बराबर होता है Q नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा। अच्छा बताओ, Q इनिशियल कितना है, 0 है। कब है, एट टी इक्वल टू 0। तो एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल चार्ज इज 0, तो एक पॉइंट तो आ गया 0 वाला। एट टी इज इक्वल टू 0.7 टी हाफ या 0.7 इंटू लेमडा, ये तो हमारे पास टी हाफ है। एट टी हाफ करंट चार्ज बिकम हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो टी हाफ पर आ गया हाफ ऑफ मैक्सिमम, एक और पॉइंट आ गया। फिर हमने बोला एट टी इक्वल टू लेमडा, जो चार्ज बिकम क्यू नोट इंटू 63% या 63% ऑफ क्यू नोट, दैट इज 0.63 इंटू क्यू नोट। तो ऐसे केस में 0.63 इंटू क्यू नोट हो गया। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये चार्ज कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके पास बन जाएगा। करंट की बात करते हैं बेटा, तो करंट इनिशियली मैक्सिमम होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है और फाइनली जाकर कितना होती है, 0। और हाफ टाइम पर करंट जो है वो मैक्सिमम की आधी हो जाती है और एवरेज टाइम पर या मीन टाइम पर जो है वो करंट रिड्यूस हो जाती है 63% से या डीके हो जाती है 63% से, 37% ऑफ मैक्सिमम रिमेनिंग रह जाती है। तो ऐसे केस में हमारे पास करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो बेटा, आप जब पढ़ते हैं तो इनिशियल पोर्शन आपके बहुत अच्छे होते हैं चैप्टर के, बाद वाले जो लास्ट के पोर्शन होते हैं उसमें आप दुखी होते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सबसे लास्ट का जो पोर्शन है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ लें। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अपने पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, हमने इनिशियली एक कैपेसिटर को चार्ज करा, बैटरी से चार्ज करा, तो उस कैपेसिटर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। और जैसे ही उस कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, उसको हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी को रिमूव कर दिया। इनिशियली तो बैटरी कनेक्टेड थी और बाद में हमने उस बैटरी को, इनिशियली तो ये वाला स्विच जो है वो ऑफ था, और या ये बोलूँ कि ये इनिशियली ये वाला स्विच ऑन था और ये बीच वाला स्विच था ऑफ था। बाद में हमने इसको ऑफ कर दिया और इसको
इसको ऑन कर दिया और इसको हमने ऑफ कर दिया, इसको हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो बैटरी से कनेक्शन टूट गया, बैटरी से कनेक्शन टूट गया तो ऐसे केस में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों का पोटेंशियल मिलकर कितना हो गया, जीरो हो गया। और दोनों का पोटेंशियल मिलकर जब जीरो हो गया तो आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लिखते हैं VC प्लस VR बराबर जीरो है, और तो यहाँ से VC बराबर बनेगा Q बाई C प्लस I इंटू आर बराबर आएगा जीरो। सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरीके से निकल के आएगी। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा कितना, Q बराबर आएगा Q नोट इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा। अब यहाँ पर t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज है और Q नोट के इक्वल है, और यही अपने पास मैक्सिमम चार्ज है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, जीरो होने वाला है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यहाँ चार्ज जीरो हो जाता है। अच्छा, एट t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ पर जो है वो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। अच्छा सर, t इक्वल टू टी मीन पर क्या होगा, t इक्वल टू टी मीन पर क्या होगा जी, t इक्वल टू टी मीन पर जो चार्ज है वो 63% डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना रह जाएगा, 37% ऑफ मैक्सिमम रह जाएगा, चेंज बाई 63%। और अगर 63% से चेंज हो गया है तो ऐसे केस में कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 0.37 ऑफ Q मैक्स रह जाएगा। अब हमें बेटा चार्ज मिल गया, चार्ज मिल गया तो चार्ज से हम करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे एक बार चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप एक बार चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे आपको करंट मिल जाएगी, और करंट जो अपने पास आएगी वो देखो कितनी आएगी, करंट अपने पास I बराबर आएगा V बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा। इतनी करंट आपके पास निकल कर आएगी। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने चाहते हैं तो आप बोलेंगे V बाई आर तो मैक्सिमम करंट है, तो I बराबर आएगा I नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा। अच्छा बताओ जी, एट t इक्वल टू जीरो क्या होगा, एट t इक्वल टू जीरो करंट I बराबर होगा I नोट, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। इनिशियली जब यहाँ जीरो की वैल्यू या यहाँ t की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे आप, तो t की वैल्यू जीरो पुट करते ही करंट जो फ्लो करेगी वो मैक्सिमम फ्लो करेगी, और जैसे ही आप t इक्वल टू टी हाफ पुट करेंगे तो करंट जो है वो मैक्सिमम का आधा हो जाएगी। और जैसे ही आफ्टर लॉन्ग टाइम बात करेंगे, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट कितनी हो जाएगी, टेंस टू जीरो हो जाएगी। इनिशियली करंट जो है वो I नोट है, मैक्सिमम है, हाफ टाइम पर या हाफ लाइफ पर जो है वो करंट क्या हो गई है, आधी हो गई है मैक्सिमम की। और जब हम मीन लाइफ की बात करेंगे एट t इक्वल टू टी मीन, तो मीन लाइफ पर क्या हुआ होगा, करंट जो है वो रिड्यूस होके 0.37% रह गई होगी। अगर हम इन पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे इनिशियली चार्ज मैक्सिमम था, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, टी हाफ पर आधा हो गया, और टी मीन पर जो है वो 37% ऑफ मैक्सिमम हो गया, इनफाइनाइट पर जाकर जीरो होगा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे केस में हम बोलेंगे करंट इनिशियली मैक्सिमम है, और हाफ टाइम पर या हाफ टी इक्वल टू टी हाफ पर करंट जो है वो मैक्सिमम का आधा हो गया है। एवरेज टी एवरेज की अगर हम बात करेंगे या मीन टाइम पर बात करेंगे तो करंट जो है वो 63% से डिक्रीज कर गया, मतलब कितना रह गया, 37% रह गया, और फाइनली करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के साथ बेटा आपका जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का वो भी फिनिश होता है। मैं और हमारी पूरी परिवार या हमारी पूरी फैमिली आपके लिए जो है वो बहुत सारी विशेष करता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपका जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी चले, आप बहुत अच्छा करें। इन्हीं सब बातों के साथ बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।